गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सभी मज़े में हैं। चलिए, आप लोग फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें फिर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग वर्ग 7 का विषय पर्यावरण और हम जो भूगोल के अंतर्गत में आता है, और हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 3 का स्थल रूपों का विकास भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे पवन के कार्य। लेकिन पवन के कार्य पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसका जिक्र हम लोग कर लेते हैं। तो भाग 4 में हम लोग नदी के निपेक्षात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें बिशप एवं गोकुर झील डेल्टा कैसे निर्माण होता है और यह किस प्रकार से स्थल आकृतियों का रूपरेखा में परिवर्तन करता है। आज हम लोग भाग 5 में पवन के कार्य यानी पवन जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदी की तरह ही पवन भी अपर्दन का एक मुख्य कारण है। तो हम लोग पिछले वीडियो में अपर्दन का मतलब पढ़े थे कि जब नदी जो होती है अपने साथ नदी के किनारों या नीचे जो जमीन नदी के नीचे का जो मिट्टी होता है उन दोनों को काट छाट करते हुए आगे की ओर वो मिट्टी को ले जाता है, उसे हम लोग अपर्दन कहते हैं। तो सेम जो है पवन भी जो है अपने साथ जो है बालू को काट छाट करके ले जाता है। जैसे अक्सर बच्चों आप लोग देखे होंगे जब तेज हवाएं बहती हैं, चाहे वो तूफान हो या आंधी हो, तो आप देखेंगे कि तूफान और आंधी के साथ बहुत तरह के धूल कण है ना। आप अगर धूल आंधी के आगे खड़े हो जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आपके शरीर में भी बालू आ जाता है। तो इससे हम लोग यह जान सकते हैं कि पवन भी जो है वह मिट्टी को काट छाट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पवन की गति मुख्यतः रेगिस्तानी प्रदेशों में प्रभावशाली है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग का जो इलाका है वो रेगिस्तानी नहीं है, रेगिस्तान मरुस्थल भूमि नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन पवन जो है अपने साथ मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की ज़्यादातर घटनाएं जो होती हैं वह रेगिस्तानी इलाकों में होती हैं। पवन के द्वारा निर्मित कुछ मुख्य स्थलाकृतियां हैं, है ना। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि पवन अपने साथ मिट्टी या बालू के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, जिसे पवन अपर्दन कहते हैं। यानी पवन भी जो है वो अपर्दन का कार्य करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पवन के द्वारा मुख्य स्थलाकृतियां यानी स्थल की आकृतियां क्या है, तो निम्न है। तो पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियां हैं वो है, पहला हम लोग देखेंगे मशरूम चट्टान। मशरूम हम लोग सब देखे हैं, खोखड़ी जिसको हम लोग देहात में खोखड़ी बोलते हैं, है ना, या छत्रक सेल। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि पहला जो है पवन के द्वारा जो स्थल आकृतियों में परिवर्तन होता है वो पहला होता है मशरूम चट्टान या छत्रक। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मशरूम चट्टान। यह पवन की तेज गति कारण चट्टानों की काट छाट के कारण बनती है। चट्टान का निचला भाग अधिक अपर्दित हो जाता है जबकि ऊपर का भाग कम अपर्दित होता है, जिससे छतरी जैसी आकृतियां बन जाती है। इसे मशरूम चट्टान कहते हैं। बच्चों होता क्या है कि मशरूम चट्टान में आप देखेंगे कि अगर कोई चट्टान है इस टाइप का, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चट्टान है
अब ये चट्टान क्या होती है कि जब पवन तेज हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती है, नीचे का मिट्टी जो होती है, चट्टान जो होती है, उसको घिसते 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 इसकी आकृति जो है वह इस प्रकार से हो जाती है। नीचे का जो मिट्टी है, चट्टान है, वह घिसते घिसते जो है चट्टान का जो कण है वो दूसरी तरफ जाके जमा हो जाता है। तो यह चट्टान जो है वह आपका इस तरफ का मशरूम जैसा, जो यहाँ का मिट्टी जो थी वह अपर्दन हो गई। ठीक है, अपर्दन हो गई तो इसकी आकृति कैसा हो गया, चट्टान मशरूम जैसा या छत्रक, छत्रक मतलब हो गया छाता के जैसा आकृति हो गई। तो यहाँ के जो ये मशरूम चट्टान में क्या होता है कि नीचे का भाग जो चट्टान है, नीचे में जो चट्टान है वो हवा के द्वारा काट छाट करके दूसरे तरफ चला गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह का जो देखिए कि ये बिल्कुल मशरूम के जैसा दिखाई दे रहा है। ये चट्टान पूरी तरह से चट्टान थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से जो है हवाएं जो है, पवन जो है नीचे की मिट्टी को हटा दिया और ऊपर के भाग को रहने दिया, जिसकी वजह से यह मशरूम चट्टान के जैसा दिखाई देता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं बलुआ टिब्बा। ये बलुआ टिब्बा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि बलुआ टिब्बा क्या है। लगता है यहाँ थोड़ा सा पानी का अंश आ गया, इसीलिए पेन जो है वो नहीं चल पा रही। बलुआ टिब्बा यह पवन के द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं। पवन अपने साथ लाई गई बालू को किसी पेड़ या चट्टान के पीछे जमा कर जाता है, इसे बलुआ टिब्बा कहते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों कि अक्सर ये जब बालू, अब यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ है कि यहाँ का जो चट्टान है उसका मिट्टी को हटा दिया है कि नहीं, और यह मिट्टी जो है किसी पेड़ के सामने जो है, क्योंकि पेड़ जो होती है वो हवा को रोकती है, ठीक है, और जब हवा रुकती है तो हवा के साथ, पवन के साथ जो लाई गई धूल कण मिट्टियां हैं वो भी रुक जाती है, और वो क्या होती है एक जगह पर जमा हो जाती है, और वो इस तरह से टिब्बा के जैसा बन जाती है, जिसको हम लोग ढिपा बोलते हैं या टील्हा बोलते हैं। ठीक है, अक्सर देहात में जो होता है वह टील्हा बोला जाता है। तो टील्हा का निर्माण जो होता है वो पवन के द्वारा लाई गई मिट्टियों को एक जगह पर जमा कर देता है, जिससे यह टिब्बा बनता है, जिसे हम लोग देहात में आपका जो है टील्हा भी बोलते हैं। तो बलुआ टिब्बा समझ में आ गया कि बालू से बना हुआ टील्हा या टिब्बा। ठीक है, तो टील्हा या टिब्बा जो होता है वो पवन के द्वारा लाई गई मिट्टियों को किसी चट्टान के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, है ना, तो वहां पर जो है वह पवन जमा कर देती है, जिसकी वजह से वह बलुआ टिब्बा बन जाता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब उसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है, तीसरा नंबर आता है लाओस। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि लाओस क्या है। पवन अपने साथ उड़ाकर लाए गए बालू के महीन उपजाऊ कण तथा अन्य पदार्थ को एक विस्तृत क्षेत्र में जमा कर देता है, जिससे एक समतल आकृति का निर्माण होता है। इसे लाओस कहते हैं। चीन का लाओस इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बच्चों, अब क्या होता है कि जब हवा के द्वारा, चूंकि हम लोग यहाँ पवन के द्वारा मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तीसरा जो है लाओस जो है वो क्या करता है कि अपने साथ, यानी पवन जो होता है अपने साथ उड़ाकर लाए गए बालू के महीन उपजाऊ कण, जो महीन कण होते हैं, है ना, वह उसे उड़ाकर, है ना, अन्य पदार्थों को एक विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में उसको जमा कर देता है, और वहां पर क्या होता है एक समतल आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे लाओस कहते हैं। और चीन की लाओस एक, देखिए यहाँ पर लाओस जो है यह एक बहुत बड़ा समतल मैदान है, समतल जगह है, जहाँ पर मिट्टी जो है वो पवन के द्वारा महीन कण और उपजाऊ जो मिट्टी के जो कण होते हैं उसको उड़ाकर लाया गया जगह है, उसे हम लोग लाओस बोलते हैं।
उसके बाद चौथा है बच्चों, चौथा है ओएसिस। ठीक है, अब देखिए ओएसिस क्या होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में किसी एक जगह से जब बहुत सा बालू पवन द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तो वहां पर प्याले के आकृति की तरह गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे में जब जब भूमिगत जल भर जाता है तो ऐसे आकृति को ओएसिस कहा जाता है। अब देखिए ओएसिस क्या होता है बच्चों, कि कभी कभी ये होता है कि पवन के द्वारा जो है, पवन के द्वारा कहीं पर मिट्टी जो है वो उड़ा के ले गया। अब यहाँ देखिए कि एक मिट्टी है और ये मिट्टी क्या हो गया, पवन के द्वारा इसको उड़ा के ले गया, तो यहाँ पर एक क्या बन गया, गड्ढा बन गया प्याले के जैसा। ठीक है, और जब प्याले के जैसा गड्ढा बन गया और यहाँ पर जब पानी भर गया, पानी अब यहाँ पर क्या आ गया, जल, भूमिगत जल, यानी जमीन के द्वारा जो है जल यहाँ पर भर गया, तो ऐसे जगह को हम लोग ओएसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं। मशरूम या चट्टान, मशरूम चट्टान या छत्रक सेल जो है वह सेल कहलाते हैं जो किसी चट्टान के नीचे का मिट्टी को पवन के द्वारा उड़ा ले जाया जाता है और ऊपर भाग रह जाता है, जिससे मशरूम की जैसी दिखाई पड़ती है, उसे हम लोग छत्रक सेल या मशरूम चट्टान कहते हैं। बलुआ टिब्बा जो होता है वह वैसे जगहों को बोलते हैं जब पवन अपने द्वारा उठाए गए मिट्टी को किसी चट्टान या पेड़ के सामने छोड़ देता है और वहां पर टीला बन जाता है, टिब्बा बन जाता है, तो उसी क्षेत्र को हम लोग उस जगह पर बलुआ टिब्बा बोलते हैं। लाओस जो होता है वह ऐसे जगह को बोला जाता है, या लाओस ऐसे चीजों को, ऐसे जगहों को बोला जाता है जहां पर पवन के द्वारा महीन और उपजाऊ कण जो है उड़ाकर उसे समतल मैदान में फैला दिया जाता है, जिसे लाओस कहते हैं। और चीन का लाओस जो होता है वो बहुत ही बड़ा और एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ओएसिस हम लोग बच्चों देखें कि ओएसिस जो होता है जब पवन जो है किसी जगह की मिट्टी को उड़ा के ले जाती है और वहां गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में जब जल भर जाती है तो उसे हम लोग ओएसिस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग कॉपी पर उतार लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके मैं बार बार आप लोग को ये बताता हूँ कि जब भी आपको व्हाइट बोर्ड में कुछ उतारना हो या कुछ सुनना हो तो एक बार वीडियो को आप जो है रोक कर रिवाइंड कर लेंगे, ताकि जो बातें बढ़ गए हैं या जो बातें आप कॉपी में नहीं उतार पाए हैं, नोट नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ों को आप पुनः जो है वीडियो को रिवाइंड करके आप उसे देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे हिमनद। अभी हम लोग पवन के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग हिम नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना है, हिम नदी, नदी तो हम लोग सभी जानते हैं। अगर हम लोग हिम प्लस नदी, अगर हिम नदी को संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाता है हिम जोड़ नदी, और हिम का अर्थ होता है बर्फ। ठीक है, यानी वह नदी जो बर्फ से चलती हो, बर्फ के द्वारा चलाई जाती है, तो उसे हम लोग हिम नदी बोलते हैं। यानी वैसी नदियां जो हिम के द्वारा, बर्फ के द्वारा पानी निकलती हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि हिम नदी के कार्य, यानी हिम नदी जो है वो किस प्रकार से अपने कार्य करते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जमा रहती है। बच्चों हम लोग ये सभी जानते हैं कि बर्फ जो होता है वो हमेशा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जमा होती है। ठीक है, जब बर्फ के बड़े बड़े पिंड गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसक जाते हैं तो इसे हिमनदी की संज्ञा दी जाती है। यानी जो बर्फ जो होते हैं वह गुरुत्वाकर्षण के कारण, चूंकि पृथ्वी किसी भी चीज को अपने ओर खींचती है, तो जब ये बर्फ जो होता है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कारण ये बर्फ जो है नीचे खिसक जाती है, तो यह हिम नदी का रूप धारण कर लेती है। हिम नदी द्वारा निर्मित प्रमुख स्थल कृतियां, तो हिम नदी जो है किसको संज्ञा दिया गया, जो बर्फ जो है पहाड़ों से खिसक कर नदी का रूप धारण कर लिया, उसी को हम लोग हिम नदी कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी बर्फ के द्वारा, जब बर्फ पहाड़ों
से खिसक कर वह एक नदी का रूप धारण कर लेती है, तो उसे हम लोग हिम नदी कहते हैं। और इसके द्वारा स्थलाकृतियां यानी हिम नदी की मुख्य स्थलाकृतियां तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि हिम नदी के द्वारा कौन कौन सी घाटियां बनती हैं। तो एक हो गया यू आकार की घाटी, यू आकार के घाटी। बच्चों खिसकती हुई हिम नदी घाटी की दीवारों के साथ साथ तली को भी काटकर चौड़ा कर देती है। इस प्रकार बनी घाटी का आकार अंग्रेजी के यू के समान होती है, इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे कि जब हिम नदी जो है जब अपने साथ बर्फ का टुकड़ा लेके चलती है तो वह क्या करती है कि तीनों तरफ यानी किनारे भी, दोनों किनारे पर और नीचे भी जो है वह मिट्टी को काटते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसके वजह से यह अंग्रेजी का यू आकार की घाटी बन जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ये चित्र में आप देखेंगे कि ये दोनों तरफ पहाड़ है, ठीक है, और बीच में देखिए कि ये यू टाइप की जो है आकृति बनी हुई है। तो इसे इस आकृति को हम लोग है ना यू आकार की घाटी या यू आकार की नदी भी जो है कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यानी यू आकार की घाटी कैसी बनती है, जब हिम के टुकड़ों के द्वारा जब वो नदी का रूप धारण कर लेती है और जब वो आगे की ओर बढ़ती है तो अपने साथ नदी के दोनों किनारे का चट्टान और नीचे का चट्टान को घिसका कर आगे की ओर काट छाट करके बढ़ती है, जिससे वहां की आकृति यू आकार की बनती है। इसे हम लोग यू आकार की घाटी कहते हैं। दूसरा हो गया हिमोड। अब बच्चों हिमोड क्या है? हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण पिघलती जाती है। इस प्रकार अपने साथ लाए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़े को ढोने में असमर्थ हो जाती है तथा अपने किनारों पर जमा कर देती है। इसे ही हिमोड कहते हैं। अब बच्चों ये क्या होता है कि जब नदियां जब बर्फ नीचे की ओर चलती है, घिसकते हुए चलती है, तो वह बर्फ धीरे धीरे गर्मी की वजह से वह पिघलकर पानी का रूप ले लेती है। और जब वह पानी बर्फ के द्वारा जो मिट्टियों को काटा गया है, जो कि यू आकार के चट्टानों को जब ये काट कर अपने साथ लाती है, मिट्टी, पत्थर है ना, बालू, चट्टान के जो टुकड़े होते हैं वह ढोने में असमर्थ हो जाती है, जिसके कारण वह कहीं पर जमा कर देती है। तो जिसे हम लोग इसे हिमोड कहते हैं। और इसलिए बच्चों देखेंगे कि बहुत ऐसे जगह पर बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, मतलब हम लोग ही लोकल में देख सकते हैं, लेकिन ये एक सिर्फ डेमो के तरह देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वह नदी में आगे की ओर बढ़ नहीं पाते, वो कहीं पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे एक तरह से हम लोग हिमोड कहेंगे। देखेंगे कि अगर आप अपने अगल बगल में कोई नदी है तो नदी के पास जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि छोटे बड़े बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े पत्थर दिखाई पड़ते हैं। बालू तो होता है कि नदी के साथ जैसे जैसे ज्यादा अगर बाढ़ आ गया तो बड़े बड़े पत्थर जो है वो बह के चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पानी कम हो जाता है तो वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, जिसके वजह से वह चट्टान जो होते हैं उसको हम लोग हिमोड कहेंगे। तो सेम जो है यहाँ पर हो रहा है, ये खास करके जब बर्फ की घाटी में बड़े बड़े चट्टान जब होते हैं, जब पानी गर्मी की वजह से वह जब पिघल कर पानी बन जाती है और मिट्टी बालू को ढोने में असमर्थ हो जाती है, तब वह कहीं पर उसको जमा कर देती है और इसी को हम लोग हिमोड कहते हैं। तीसरा है बच्चों सर्क एवं टार्न। अब देखेंगे सर्क एवं टार्न क्या है। बहती हुई हिम नदी पहाड़ों की दीवारों को काटते हुए खोखली आकृति बनाती है, इसे सर्क कहते हैं, है ना। सर्क क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सर्क जो होता है जब हिम नदी पहाड़ों की दीवारों को काटते हुए एक खोखली, है ना, खोखली मतलब सुरंग जैसा खोखली आकृति बनाती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्क।
इस खोखली आकृतियों में जब जल भर जाता है तो इसे हिम झील या टार्न कहते हैं। ठीक है, हिम झील या टार्न। जब इस खोखली, है ना, सुरंग कह सकते हैं या जगह, वैसे जगह पर जो काटते हुए खोखली बन जाती है, जब इस खोखली में जल भर जाता है, जब इस खोखली हुई जगह पर जब जल भर जाता है तो उसे हम लोग टार्न या हिमझील भी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने आज जो है पवन के कार्य और हिम नदी के कार्य के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को नदी के कार्य और हिम नदी के कार्य के बारे में अधिक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। बच्चों मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पीछे के पाठ में ले जाना चाहूँगा, भूकंप। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा जरूरी जानकारी जो है वो छूट गई थी। बच्चों हम लोग ये सभी जानते हैं कि भूकंप का मतलब हो गया कि जब धरती कंपन होती है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। और भूकंप के 3 प्रकार हैं, जिसको हम लोग पी रे, एस रे और एल रे, यानी प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग कहते हैं। बच्चों इसको मापा जा सकता है, यानी इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि कहाँ पर भूकंप आ सकती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसको आप लोग अगर उतार लेंगे तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप लोग सिस्मोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो सिस्मोलॉजी क्या होता है बच्चों कि जब भूकंप की अध्ययन किया जाता है कि कितनी, कभी आप लोग पेपर में या न्यूज में देखे होंगे कि 6.8 तीव्रता से, 7 तीव्रता से, 4.5 तीव्रता से, 2.8 तीव्रता से भूकंप हुई। तो आखिर ये तीव्रता का पता हमें कैसे चलता है? तो बच्चों जिस तरह से हर चीज़ों को पढ़ने का एक अलग तरीका है, तो उसी तरह से एक तरीका है वो है सिस्मोलॉजी। और यह सिस्मोलॉजी में क्या होता है बच्चों? भूकंपों का अध्ययन होता है। भूकंपों का अध्ययन यानी जो भूकंप आते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो उसे हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को भूकंप लेखी कहते हैं। एक चीज और याद रखना है बच्चों, भूकंप की तीव्रता को मापने वाली यंत्र जो है उसको हम लोग बोलते हैं भूकंप लेखी, यानी भूकंप लेखी जो है से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से होता है। ये चीज छूट गई थी बच्चों, है ना। भूकंप की तीव्रता जो है, भूकंप की तीव्रता का मापन जो होता है वह रिएक्टर स्केल से होता है, स्केल से होता है। और ये बच्चों आपके बुक में कहीं पर मैं इसका चित्र देखा था, शायद कहीं पर मैं इसका चित्र देखा था, अभी नहीं मिल रहा है। तो बच्चों ये देख सकते हैं, इसमें जो है वह एक करीब 1000 मीटर, लगभग 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा गहराई, मतलब जितना अधिक गहरा पर हम रिएक्टर पैमाना को, भूकंप लेखी को, एक रिएक्टर स्केल होता है, उसमें क्या होता है बच्चों कि इस तरह का एक पेपर रोल होता है जो अक्सर एटीएम में वगैरह या जो कहीं पर आप लोग देखेंगे कि स्लिप जो होता है ना, उस पर लगा रहता है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसको स्वतंत्र रूप से एक यहाँ पर इस तरह का एक स्केल होता है और ये रोलिंग होता है, ये रोल होते रहेगा और यह बहुत नीचे गहराई पर इसको जो है खोद कर डाला जाता है ना। और
यहाँ पर क्या होता है कि जब भूकंप होती है तो यह पैमाना हिलने लगता है, और हिलने के साथ इस तरह का इसमें सिस्टम लगता है कि यह भी पैमाना जो है वह हिलने लगती है, और यहीं पर जो है उसकी मापने की इकाई होती है। यानी जब ये पैमाना इस तरह से, ये पेन ऐसा लगा रहता है, वो इस तरह से चलता रहता है और यहाँ पर वो खींचते जाता है, मतलब लिखते जाता है, तो इससे अनुमान लगता है कि यह कितना रिएक्टर या कितनी तीव्रता से भूकंप आ रही है। तो इसे हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं। तो ये चीज जो है आप लोग को छूट गई थी पिछले वीडियो में, तो आज कोशिश किए कि आप लोग को रिएक्टर पैमाने के बारे में जानकारी देने के लिए, इसे भी आप लोग अपने कॉपी में उतार लेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें और मन से जो है किताबों को पढ़ें, और जो समझ में नहीं आती है उसे ज़रूर मेरे चैनल पर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद।